Okay. So in last lecture we have just started, we have just checked specifically कि किस तरीके से हम मशीन लर्निंग का बेस, आपका मशीन लर्निंग के ये ड्रॉबैक्स ओवरकम होते हैं तुम्हारे इससे, आपके डीप लर्निंग से। एंड डीप लर्निंग के अंदर जाने के बाद उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या एप्लीकेशन, ये हमने देखा। एंड उसके बाद हमने स्पेसिफिकली देखा था कि आपका जो डीप लर्निंग है उसके अंदर जो न्यूरल नेटवर्क हम बोल रहे हैं बार बार कि इट विल बी यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क स्पेसिफिकली क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली हमने हाई लेवल पे देखा था, न्यूरल नेटवर्क मतलब एक तरीके का कनेक्टेड नेटवर्क है जहां पे क्या होते हैं आपके मल्टीपल परसेप्ट्रॉन कनेक्ट किए जाते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था कि एग्जैक्टली परसेप्ट्रॉन होता क्या है एंड परसेप्ट्रॉन की कनेक्टिविटी मतलब परसेप्ट्रॉन का वर्किंग किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर आपको परसेप्ट्रॉन दिख रहा होगा, मैंने आपको ये भी बोला था कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट कि ये दो अलग अलग सेगमेंट आपको नहीं दिखाई देंगे। बहुत सारे जगह पे यू विल बी जस्ट फाइंडिंग कि दो ही सेगमेंट रहेंगे उसके अंदर। दो सेगमेंट का मतलब है मेरा कहने का दो सेगमेंट का कहने का मतलब है मेरा कि यू विल बी गेटिंग द इनपुट। ये तुम्हारा सिंगल लेट्स सपोज मेरे पास ये तीन इनपुट है, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3। यहीं पे इस तरीके का बाइफर्गेशन में भी यू कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका समेशन और यहाँ पे आपका क्या रहेगा एक्टिवेशन फंक्शन। इस तरीके से सिंबोलिज्म होता है स्पेसिफिकली। एक्टिवेशन फंक्शन इस तरीके से आपका यहाँ पे रहेगा, मतलब यहाँ पे चीजें समेट हो जाएंगी, यहाँ पे चीजें तुमको मिल जाएंगी और तुमको इससे क्या मिलेगा, विल बी गेटिंग योर वाई आउटपुट। तो स्पेसिफिकली परसेप्ट्रॉन जो है जिसमें तीन चीजें होती हैं आपकी, क्या क्या होती है, एक रहेगा आपका इनपुट, दूसरा क्या रहेगा आपका हिडन लेयर्स बोल सकते हो आप, एंड लास्ट में आपका क्या रहेगा आउटपुट। ये तरीके की चीज होती है। तो यही चीज जो हमने लास्ट से लेक्चर में देखा था, यहाँ पे दिस इज नथिंग बट बायफरगेटेड, वी हैव जस्ट बायफरगेटेड दिस एंड दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो दिस में बी पॉसिबल कि न्यूरॉन के अंदर ही ये प्रोसेस होता है स्पेसिफिकली, समेशन होके एक्टिवेशन फंक्शन एप्लीकेबल होके तुमको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द फाइनल आउटपुट। एंड हमने वो देखा था स्पेसिफिकली कि किस तरीके से आपका z कैलकुलेट होता है एंड वो z सिग्मॉइड में जाके यू विल बी गेटिंग प्रोबेबिलिटीज। एक चीज समझ लो, यहाँ पे जब सिग्मॉइड यूज करोगे तुमको 1 और 0 में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, यू विल बी गेटिंग प्रोबेबिलिटीज इन बिटवीन 0 to 1 के बीच में तुमको प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी। हमें स्पेसिफिकली बाद में क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अप्लाई सम थ्रेशोल्ड और उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि गिवन प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 से ज्यादा है तो क्लास 1 में चले जाओ, 0.5 से कम है तो क्लास 0 में। ये भी जो हमारा थ्रेशोल्ड है 0.5, ये डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड हम डिसाइड करेंगे। अगर तुमको परफेक्ट थ्रेशोल्ड चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हाउ टू फाइंड बेस्ट थ्रेशोल्ड, जिस थ्रेशोल्ड पर इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा है वो थ्रेशोल्ड। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रेशोल्ड। जो हम थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं कि जो 0.5 थ्रेशोल्ड है, जो हम बोल रहे हैं कि लेट्स सपोज लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो 0.5 थ्रेशोल्ड की तुम बात कर रहे थे कि अगर ये तुम्हारा सिग्मॉइड कर्व है, सिग्मॉइड कर्व के अंदर ये चीज है तो ये थ्रेशोल्ड ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। इन दैट टर्म्स क्या डिफाइन करता है तुम्हारा, हाउ टू डिसाइड द बेस्ट थ्रेशोल्ड? इस टाइम पे इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू आर फार फार बिहाइंड फ्रॉम योर स्टडीज, ठीक है। मतलब आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम के अंदर ये चीज पढ़ाया गया है कि थ्रेशोल्ड किस तरीके से डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिकली थ्रेशोल्ड किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, बेस्ट थ्रेशोल्ड कहां से तुमको मिलेगा। बट इफ स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर इट, देन यू आर फार बिहाइंड, ठीक है। मतलब आप बहुत पीछे हो अभी पढ़ाई में, ठीक है। मैंने तुम लोगों को एक चीज बोला था, जब हमने एयूसी आरओसी को पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, किस लिए होता है एयूसी आरओसी को? एफपीआर वर्सेस टीपीआर होता है। एफपीआर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए जिस व्हाट इज पॉइंट पे आउटकम ऑफ टीपीआर की दैट, वैल्यू ज्यादा होती है। व्हाट इज आउटकम ऑफ दैट?
क्यों मतलब पढ़ना है? 0.5 थ्रेशोल्ड मतलब हमारे पास हेड एंड टेल दो पॉसिबिलिटीज है तो 1/2 आएगा, तो इसकी नहीं नहीं, थ्रेशोल्ड नो वैल्यू। नो 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 नो, यू आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स। दैट आप 0.5 थ्रेशोल्ड को प्रोबेबिलिटी के साथ मत कंपेयर करो, वो वाली 1.5 थ्रेशोल्ड पॉइंट टॉस करोगे, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करने के अंदर जो भी आउटपुट आपको मिलेगा, वो आउटपुट आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम में 1 एंड 0 में आउटपुट चाहिए, तो वो हमें नहीं मिल रहा, वो हमें प्रोबेबिलिटीज में मिल रहा है। तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से अगर ज्यादा है तो ये क्या होगा, तुम्हारा क्लास 1 में जाएगा, 0.5 से कम है तो क्लास 0 में जाएगा। ये अगर तुमने 0.5 प्रोबेबिलिटी करके तुम्हारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स आया जिसमें लॉट्स ऑफ एरर है, नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तब उस केस में क्या करोगे? एक ऑप्शन होता है कि तुम थ्रेशोल्ड चेंज कर सकते हो। तो थ्रेशोल्ड कैसे डिसाइड करते हैं फिर? विच थ्रेशोल्ड इज गुड? 0.1 थ्रेशोल्ड इज गुड, 0.2 थ्रेशोल्ड इज गुड, 0.3 थ्रेशोल्ड इज गुड, 0.4 इज गुड, 5 इज गुड, 6 इज गुड, 7 इज गुड, 8 इज गुड। ये कहां से पता चलेगा हमें? SPR value minimum and TPR value maximum, वो पॉइंट हम एज अ थ्रेशोल्ड लेकिन वो कहां से पता चलता है तुमको? इंडेक्स। आरओसी का सर वो प्रिसीजन रिकॉल का ग्राफ होता है, वो ट्रेड ऑफ। इस टाइम पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ परफेक्ट आंसर फ्रॉम यू गाइस, क्योंकि 1000 बार बोला है मैंने आप लोगों से कि लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत परफेक्ट होने चाहिए। उसके लिए दो दो बार मॉक लेने के लिए बोला था, आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए बोला था। इस केस में यू डोंट, मतलब आपको एम्बिग्युइटी होनी ही नहीं चाहिए। योर आंसर विल बी प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सर क्लियर कट है। उस टाइम पे हमने क्या किया था? उस टाइम पे हमने हर एक थ्रेशोल्ड के लिए एक क्या प्लॉट किया था? कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट किया था। हर एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए हमने टीपीआर एंड एफपीआर की वैल्यू फाइंड आउट की थी। उसके हिसाब से हमने एओसी आरओसी कर्व प्लॉट किया था। उस कर्व के हिसाब से तुम्हें एक कर्व आया था, स्पेसिफिकली तुमको एक कर्व मिला था कुछ, तो इस तरीके का तुमको कर्व मिला था। उस कर्व में हमने देखा था, याद है क्या? कुछ ऐसे प्लॉट किए थे वैल्यूज हमने। उस कर्व को देख के हमें बताना पड़ता था कि हाँ, अगर ये थ्रेशोल्ड की ये वैल्यू है, वो थ्रेशोल्ड की वो वैल्यू है। ये स्पेसिफिकली ये जो ग्राफ प्लॉट किया था, दिस इज फॉर दैट ओनली कि पॉइंट तुम्हारे हर एक थ्रेशोल्ड के लिए हमने क्या प्लॉट किया था? एक ये तुम्हारा डेटा लिया था, इनपुट प्लॉट लिया था। हर एक थ्रेशोल्ड के लिए हमने क्या प्लॉट किया था? कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट किया था। एक थ्रेशोल्ड के लिए एक वैल्यू आ गई, ऐसे हर एक थ्रेशोल्ड के लिए एक एक वैल्यू आने के बाद हमने क्या प्लॉट किया था? एक तुम्हारा टीपीआर वर्सेस एफपीआर का ग्राफ प्लॉट किया था। ये हर एक पॉइंट है, डेटा पॉइंट्स है तुम्हारे। तो ये हर एक डेटा पॉइंट एक थ्रेशोल्ड तुम्हारा सजेस्ट करता है। तो तुमको पता है कि मैं अगर ये 0.5 थ्रेशोल्ड लेता हूं तो मेरा टीपीआर इतना है, एफपीआर कम है, इट इज गुड। लेकिन अगर ये थ्रेशोल्ड लेता हूं तो एफपीआर बढ़ता है, टीपीआर कम होता है। तो ये चीज हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, ये तुमको इंटरव्यू में बताना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट एबल टू टेल दिस इन इंटरव्यू, लिख के रखो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा अगर तुम ये चीज नहीं बता पाते हो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मच सिंपल एंड वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ये चीज ऐसे नहीं है कि तुमको बताया गया नहीं है, आप लोगों को ये चीज बताया। अगेन आई एम रिपीटिंग टू यू गाइज बिफोर दिस, एटलीस्ट तुमको इंटरव्यू में कुछ नहीं आया तो समवन इज आस्किंग यू तुमको अच्छा क्या आता है, इफ यू आर टेलिंग मुझे एमएल अच्छा आता है, तो एमएल के ये बेसिक क्वेश्चन अगर तुमको नहीं आते हैं। और एक चीज बताता हूँ तुमको, ऐसा नहीं है तुमको आता भी नहीं है, तुमको आता है, लेकिन अगेन इट इज इन डिस्क्रीट मैनर। मतलब आप लोग सब लोग आंसर अभी बता रहे हो, लेकिन सारे ऊपर नीचे आंसर है। इट इज नॉट द करेक्टेड आंसर कि भाई हाँ ये क्वेश्चन रहा। तो इसीलिए मैं तुमको बोलता हूँ हमेशा कि
whenever question comes, try to write down the answer. 3-4 लोगों मॉक में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने ही वाला है इंटरव्यू में, कंपलसरी आने वाला है, एंड ऐसे नहीं होगा कि आने आएगा ही आएगा, तो इसका आंसर कैसे होना चाहिए उस टाइम पे। यू कैन नॉट जस्ट रिकॉल समथिंग लाइक चाइल्ड कि हाँ ऐसे वैसे इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। वहां पे हमें प्रिसाइज होना पड़ता है कि हाँ एग्जैक्टली दिस इज द क्वेश्चन, एंड उसके अराउंड तुम थोड़ा फार घूमो तो चलेगा। बट इफ यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ वेग उस आंसर्स अगर चले जा रहे हैं तो एग्जामिनर जो रहेगा आपका, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा स्पेसिफिकली, ठीक है। तो नई चीजें पढ़ना इज वन पार्ट, बट डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ द प्रीवियस थिंग इज द रेगुलर एक्सरसाइज यू नीड टू डू गाइस। ऐसा एक दिन भी नहीं होना चाहिए कि तुमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा नहीं। कितना टाइम लगेगा तुमको लीनियर रिग्रेशन पढ़ने में आज के दिन में? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिवाइज द लीनियर रिग्रेशन? टेल मी, कितना टाइम लगेगा? 5-10 minutes. इट विल टेक 5 to 10 minutes ओनली, क्योंकि आपने कुछ तो नोट्स निकाले होंगे, कुछ तो किया होगा। तो डोंट इवन स्लिप विदाउट रीडिंग लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अ डे, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन है। और रिवाइज मतलब मैं तो इतना बोलूंगा, एटलीस्ट ये पीडीएफ भी तुमने गो थ्रू किया ना, इस तरीके का क्या क्या हुआ था, तुम्हारे 80% क्वेश्चन, इंटरव्यू के क्वेश्चन के आंसर इसमें तुम्हारे सॉल्व आउट हो जाएंगे। बट इफ यू आर डूइंग लाइक दिस देन इट विल बी क्रिटिकल फॉर यू गाइज ओनली, ठीक है। क्योंकि आई थिंक स्वप्निल ने भी वही बोला होगा उस दिन, मतलब आगे भी विल बी कीपिंग मोर एल्यूमिनी लेक्चर्स हियर फॉर यू गाइज टू हैव थॉट प्रोसेस किस तरीके से तुमको करना पड़ेगा, बट यू नीड टू चेंज योर प्रोसेस। देखो, अगर आप 1 महीने पहले जैसे थे वैसे ही सिचुएशन में 1 महीने के बाद हो, यू आर नॉट इम्प्रूविंग समथिंग। आप जो पहले कर रहे थे अगर आप वही आज भी वही कर रहे हो तो उसका कुछ यूज नहीं है। उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत आता था, आज के टाइम पे भी तुमको थोड़ा बहुत ही आ रहा है। दैट इज डजंट मेक एनी सेंस फॉर यू गाइस, ठीक है। इट इज रेड अलार्म फॉर एवरीवन कि भाई पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे यू विल बी इन अ क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है। मतलब हैजार्डस नहीं है, मुझे ये चीज समझ लो आप। इट हु विल बी द सफरर? यू विल बी द सफरर। पढ़ाई करो, ये बार बार देखो, मोटिवेशन देना इज गुड पार्ट, ठीक है, लेकिन 1000 बार मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि टू स्पेंड सम टाइम, क्योंकि 10-15 मिनट मैंने तुमको कुछ बोलना है तो आपका मोटिव आपको पता होना चाहिए कि किस लिए क्लास लगाया है, किस लिए तुमको जॉब की जरूरत है, वो चीज सामने रखो और उस इंटेंसिटी से तुम उसको कर रहे हो कि नहीं ये एक बार देखो। योर स्पेंड 56,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल, ठीक है। हाँ, क्लास में चल रहा है, समझ में आ रहा है, दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन वो समझ, मराठीत म्हण आहे की श्रवण म्हणतात, श्रवण, ठीक है, जिन हिंदी में भी श्रवण वर्ड सुना होगा आपने। श्रवण का अर्थ होता है इट इज नॉट लिसनिंग एट ऑल, ठीक है। सुनना, आत्मचिंतन जिसे मनन कहते हैं, सेकंड फेज होता है उसका मनन, एंड तीसरा फेज होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये 3 चीज जब कंप्लीटली कवर होते हैं तब कहते हैं उसको श्रवण, ठीक है। तो यू गाइज आर ओनली लिसनिंग, ये 3 सेगमेंट में यू गाइज आर ओनली लिसनिंग। मेन जो 2 पर्टिकुलर पार्ट्स है कि हाँ मैंने सुना, मुझे समझा, बस उतना ही है, लेकिन उसके ऊपर मैंने इंटरप्रिटेशन किया क्या, खुद मुझे क्या समझा, क्या है उसके ऊपर प्रैक्टिस किया क्या, इम्प्लीमेंटेशन किया क्या, ये चीज अगर आप नहीं कर रहे हो देन इट इज नॉट यूज। हाँ, दिल के लिए अच्छा लगेगा, कल का लेक्चर हाँ हो गया, अच्छा है, समझ गया, फाइन, खत्म हो गया, किसी ने ट्राई भी नहीं किया। तो दिस, अभी तो ये डीप लर्निंग 1-1.5 वीक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 वीक में एनएलपी हो जाएगा, 15-20 डेज में आगे का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। डीप लर्निंग एनएलपी, इसको तुमको पूरा जितना तुमको टाइम एमएल को मिला है उतना टाइम तुमको यहाँ पे रिवीजन के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। इमीडिएटली सामने तुम्हारे इंटरव्यूज आ जाते हैं। इसीलिए मैं 1000 बार चिल्ला के ये कह रहा था कि जब तक तुम्हारा, और 1 महीने पहले मैंने ये बोला था कि जब तक डीप लर्निंग 1 महीने बाद शुरू होगा, तुम लोगों को पूरा मशीन लर्निंग खत्म करना है। खत्म करना क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है? उस वक्त टाइम था, एक एक एल्गोरिथम हो रहा था, चीजें कंट्रोल में थी, मतलब अभी भी कंट्रोल में है, ऐसा नहीं कि यू आर रन आउट ऑफ कंट्रोल। अगर आप कंटिन्यूअसली 3 दिन बैठते हो ना, 3 दिन पूरा पाइथन एंड एमएल खत्म कर दोगे। कंटिन्यूस 3 दिन का मतलब है गिव योर बेस्ट, जितना घंटे पढ़ाई कर सकते हो, मिनिमम 12 आवर्स, तो पूरा एमएलएन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तुमको डेडिकेटेडली करना पड़ेगा। अगर जॉब पे हो तो छुट्टी ले लो 2-3 दिन और ये चीज करो प्रायोरिटी पे, क्योंकि एंड में है हम। यहाँ पे इंथुजियाज्म बना रहना चाहिए कि हाँ यस अभी एंड में है। एक चीज बताता हूँ आपको,
जैसे ही खत्म हो गए ना चीजें, लास्ट में जाएंगे ना, डर लगना शुरू हो जाएगा। जब तक क्लास चालू है ना, तब तक दिल में बहुत अच्छा लगता है, और तुम बेवकूफ बना सकते हो तुमको और तुम्हारे घर वालों को या सबको कि मेरा क्लास चालू है। जिस दिन तुम्हारा क्लास का लास्ट डे हो जाएगा ना, उस दिन से यू विल बी फीलिंग एकदम अनसर्टन, मतलब बहुत ही घबराहट वाली फीलिंग रहती है। क्योंकि सडनली किसी का अगर प्लेसमेंट हो जाए ना, ग्रुप के ऊपर अगर मैसेज आता है ना प्लेसमेंट का किसी का भी, तब तो फिर बहुत मजा आती है सब लोगों को, यार इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। ये चीज तो यू शुड बी इन दैट पोजीशन कि भाई मेरा नंबर होना चाहिए वहां पे, कि जो प्लेसमेंट मेरा पहला है। एंड प्लेसमेंट होने के लिए तुमको रॉकेट साइंस की तरह पढ़ाई नहीं करना है। अगेन द सिंपल रूल है, कल जो पढ़ाया है वो नेक्स्ट क्लास से पहले परफेक्ट करो, इतना ही रूल तुमको फॉलो करना एटलीस्ट गाइज, एटलीस्ट। इट्स माई अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, इसके बाद कभी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा मैं तुमको कि जो जैसे डीप लर्निंग शुरू है नेक्स्ट लेक्चर से पहले उसके नोट्स प्रिपेयर करके रखो। एक्स्ट्रा 2-3 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन डीप लर्निंग हो, एनएलपी हो, ये सारी की सारी चीजें हैं, विद इन स्पेसिफिक टाइम उसका पढ़ाई करके रेडी रखो, ठीक है। एक बार पता बता सकता हूं मैं तुमको कि भले ही तुमने मशीन लर्निंग का एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगाया, तुमने जेनीआई के 2 प्रोजेक्ट लगाए तुम्हारे रिज्यूम के अंदर, फिर भी तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है, ये भी समझ के लिए। इसीलिए एंड अगेन सेकेंड थिंग कि तुमको जो द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग कि तुमको जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है कोई भी टॉपिक खत्म होने के बाद इंटरव्यू के पहले प्रिपरेशन के लिए, वो ये सारी चीजों में कम मिलता है, ठीक है। कम मिलता है मतलब अगर मशीन लर्निंग को तुमको 15 दिन मिले होंगे पढ़ाई के लिए, तो तुमको यहाँ पे 10 दिन मिलेंगे एंड में। तो ये थोड़ा 1-2-4 दिन 4-5 दिन का गैप रहेगा, इसके लिए गिव योर 100%। मतलब वो कुंफू पांडा मूवी अगर तुमने देखा होगा, उसमें शिपू का डायलॉग है प्रॉपरली कि इफ यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग कंटिन्यूअसली यू विल नेवर गो, मतलब इस टर्म्स में है। जो तुम पहले कर आ रहे हो अभी भी अगर तुम वही कर रहे हो तो यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, और तुम जो पहले थे वो अभी भी वही रहो, ये चीज समझ लो। अगर तुमको प्रीवियस कंडीशन से तुम्हारी आने वाली कंडीशन अच्छी करनी है तो इट इज फॉर प्रीटी मच श्योर ना भाई, तुमने जो पिछले कर्म किए हैं उसकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूं। अगर मुझे इससे अच्छी पोजीशन लानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ। तो ढूंढो गलतियां क्या की थी, वो सेम गलती अगर तुम रिपीट कर रहे हो ऑन डेली बेसिस, यू विल नेवर रीच एट द डेस्टिनेशन दैट वी आर थिंकिंग फॉर यू, या फिर यू आर थिंकिंग फॉर यू, ठीक है। एनी डाउट्स, एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? और मैंने ये भी बोला है कि तुमको अगर प्रॉब्लम आते हैं तो यू कैन डिस्कस मी एट एनी टाइम कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, ये पढ़ाई नहीं हो रही, ये चीजें नहीं हो रही। मेनी ऑफ यू आर कॉलिंग मी टेलिंग द पर्सनल प्रॉब्लम एज वेल कि सर ये पर्सनल प्रॉब्लम इसी वजह से ये नहीं हो रहा, तो आई विल बी टेलिंग द सॉल्यूशन एज वेल कि भाई नहीं ये नहीं होगा, इसको तुमको इस तरीके से करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। हाँ, भले ही तुमको 8 घंटे नहीं मिल रहे, तुम 4 घंटे में भी ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट ला सकते हो। वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। एक चीज प्रीटी मच क्लियर। और मैंने तुमको बोला था, तुम लोगों को सबको लगता होगा, मतलब भले ही तुम जॉब कर रहे हो, तुम जॉब नहीं कर रहे हो, किसी के पास टाइम नहीं है क्या कोई आप में से कि हाँ सर मेरे पास बहुत सारा टाइम है? एक भी सिंगल बंदा बंदी नहीं मिलेगी, भले ही वो कॉलेज का भी हो, प्रेशर भी हो, उसके पास भी टाइम नहीं रहेगा। टाइम किसी के पास भी नहीं है, तुमको टाइम निकालना पड़ेगा फॉर द स्टफ यू आर डूइंग। एंड ये टाइम निकालोगे तभी फ्यूचर वाला टाइम अच्छा आएगा, ये चीज ध्यान में रखो। एंड स्टिल सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, यू हैव विद इन 1 मंथ इन योर हैंड। इसको जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल 1 मंथ बनाओ। सिर्फ मैं तुमको एक चीज बोलता हूँ कि आफ्टर 1 मंथ तुम्हारे दिल को तुम सिर्फ इतना बोलते आना चाहिए कॉन्फिडेंटली कि मैंने मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी पढ़ाई कब की है, ये लास्ट के 1 मंथ में की। इतना सिर्फ तुम पढ़ाई करो, डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ये चीज समझ। इतना कॉन्फिडेंस खुद को देना है, यहाँ पे किसी को शो नहीं करना, ना मुझे शो करना है, ना आपके मॉकमेट्स को शो करना है, ना आपके घर वालों को शो करना है। ये लड़ाई खुद की खुद के साथ है, ये चीज समझ लो। आपको अपस्किल करना है, आपको आपकी इनकम बढ़ानी है, मतलब क्लियर कट लैंग्वेज में अपस्किल तो छोड़ दो, इनकम बढ़ानी है। तो इनकम बढ़ाने के लिए तुमको ये हार्डवर्क करना पड़ेगा। जॉब आके कोई लड़के नहीं देने वाला, भले ही मैं तुमको कहीं पर रेफर भी करूँ, हाँ चलो एक्सट्रीम केस में, वहां पे तुमको इंटरव्यू देना है। वो तिरंगा पिक्चर देख, पता है क्या तुम लोगों को,
वो डायलॉग हमेशा आता है, ऐसे रिकमेंडेशन चाहिए कि हाँ तुम जाके मेरा नाम बता दो तुमको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं चलता कहीं पे भी, हाँ जाके नाम बता दो तुमको डायरेक्टली कंपनी में ले लेगी, नहीं, यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि रिकमेंडेशन इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल थिंग। मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ तो उसने वो परफॉर्म करना चाहिए, मेरा उसमें क्रेडिट एकदम डाउन हो सकता है। दिस इज नॉट फॉर माई केस ओनली, दिस इज नॉट फॉर माई केस ओनली, आई एम जस्ट टेलिंग यू सिंपल एग्जांपल। मतलब आपका दोस्त आपको रेकमेंड कर रहा है, आपका फ्रेंड रेकमेंड कर रहा है, फ्रेंड कोई भी रेकमेंड कर रहा है उसके हिसाब से, तो जस्टिस देना है हमें, इतनी पढ़ाई हमें स्पेसिफिकली करनी है। तो अगर मैंने बोला है कि एक प्रोजेक्ट टॉपिक आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखो, तो उस प्रोजेक्ट टॉपिक में ये क्वेश्चन कोई भी पूछेगा। एंड आप में से कितने लोग हैं कि जिन्होंने टॉपिक सर्च किया और उसको रिग्रेशन का रिलेटेड प्रॉब्लम मिला है? यू विल नॉट गेट, बहुत कम टॉपिक्स रहेंगे जो रिग्रेशन के रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी रिलेटेड टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मतलब नॉट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेंगे। एंड क्लासिफिकेशन जब भी आएगा तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आएगा, उसमें एयूसी आरओसी कोर आएगा ही आएगा, बिकॉज दिस इज द कोर क्रंच, और इसके अलावा कुछ और आगे है भी नहीं। And at this position, if you are not able to tell, you need to do something more, guys. So it's my again humble request, हाथ पे जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट है, जितना हमने स्पेंड किया है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की। अगेन लिसन केयरफुली, इट इज नॉट, आई एम नॉट, मतलब तुमको डांट नहीं रहा हूं मैं, आई एम जस्ट अवेयरिंग यू कि भाई सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में है, भाई और बहनों, सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में है। टेल योरसेल्फ यस आई कैन डू इट, टाइम इज विथ मी, ठीक है, चालू है सारी चीजें, इमीडिएटली मैं ये चीज करता हूं। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो या 4 घंटे पढ़ाई करते हो, तो कितना भी 5-6 घंटे पढ़ाई करते हो, तो 6 में से 4 घंटे में जो क्लास में चालू है इमीडिएटली उसको कवर करने के लिए दूंगा। जो मेरे बचे हुए 2 घंटे हैं, वो 2 घंटे में 1 घंटा मैं मशीन लर्निंग को देता हूँ, 1 घंटा मैं पाइथन को देता हूँ। डेली मैं लिस्ट के 1-2 सॉल्व करूंगा, मैं एक मॉडल बिल्ड करके चेक करूंगा कितना टाइम लगेगा तुमको सिंपल एक मॉडल बिल्ड करने के लिए, ये चीज करके तुमको, एंड टाइपिंग करके तुमको करना है, ठीक है, टाइप करके मॉडल बिल्ड करके। एल्गोरिथम में डेली एक एल्गोरिथम करता हूँ, अगर डेली एक एल्गोरिथम करोगे तो 8 दिन में तुम्हारे सारे एल्गोरिथम अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड क्रिएट अ प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, अगर हैंड रिटन नहीं लिखना तो एटलीस्ट कहीं पे तो टाइप करके लिखो, कैसे भी लिखो, बट इट्स अप टू यू and you need to improvise it, guys. So please follow this, these are the very simple and basic rules, agar itne follow karoge definitely you will get placed, and which is I want, which is you want, your family want, everyone wants कि आप अभी हो तो आपको ये चीज करना है, तो you should be doing the same thing, ठीक है। तो be energetic, ठीक है, थोड़ा सा योगा करो मॉर्निंग में 5-10 मिनट, किसी भगवान का नाम ले लो जिसको आप पूछते हो, उससे एनर्जी मिलेगी। माता पिता के पैर छुओ, नहीं है माता पिता आपकी जगह पे तो सास ससुर के छुओ, किसी का भी लो, लेकिन ब्लेसिंग्स लो, इससे पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है, जिससे तुम्हारा एटमॉस्फेयर सही रहेगा। मतलब मैं तुमको सिर्फ पढ़ाई का नहीं बता रहा हूँ, अदर एक्टिविटीज भी जस्ट टेलिंग यू कि किस तरीके से कुछ भी करके, अल्टिमेट गोल इज कुछ भी करके क्या करो, मराठीत मन नवस करा, काय करायचे ते करा, ठीक है, पण क्रिएट दैट पॉझिटिव्हिटी among yourself and झटून अभ्यासाला लागा एकदम बेस्ट वे में, जितना तुम पढ़ाई कर सकते हो, गिव योर 100% फॉर दिस स्टडी, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि तुमको चीजें समझ में आई हैं, जो पढ़ाई है उसको तुमको अच्छी तरीके से रिवाइज करके प्रैक्टिस करके सिर्फ किसी को बताना है, इतना ही काम है। इंटरव्यू मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जो तुमने पढ़ा है किसी को समझाना है सामने वाले को, और ऐसे समझाना है, ऐसे ही समझना कि भाई इसको कुछ पता नहीं, मुझे इसको समझाना, इस तरीके से उसको समझो, बस दिस इज कॉल्ड एज इंटरव्यू, बस योर इंटरव्यू विल गेट क्रैक, ठीक है। सो प्लीज फॉलो दिस पर्टिकुलर बेसिक टेक्निक्स हैं, छोटे छोटे फॉलो करोगे तो विद इन 1 मंथ के अंदर आपके पास बहुत सारा क्वांटम रहेगा, you will be a ready-made product to get placed inside any industry, IT industry, ठीक है, clear? Any doubts? ठीक है, तो स्पेसिफिकली सिग्मॉइड का आउटपुट जो होगा तुमको प्रोबेबिलिटी में मिलेगा, वो प्रोबेबिलिटी का आउटपुट क्लास 1 क्लास 0 में करने के लिए हमें स्पेसिफिकली यू नीड टू अप्लाई समथिंग, मतलब ये जो रूल है स्पेसिफिकली डायरेक्टली क्लास 1 या क्लास 0 में नहीं जाएगा, हमें सिंपल np.where लगा के भी तुम कर सकते हो कि जहां पे प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा है वो क्लास 1 में चला जाए, 0.5 से कम है तो क्लास 0 में चला जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको 0.5 अच्छा नहीं लगता, देन यू नीड टू प्लॉट द एओसी आरओसी कर्व, उसमें जाके देखो कौन से थ्रेशोल्ड के लिए एफपीआर भी कम है एंड टीपीआर भी तुम्हारा ज्यादा है, वो पॉइंट थ्रेशोल्ड तुम पकड़ के
उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग। उसके बाद हमने देखा था स्पेसिफिकली कि हाई लेवल पे कि जो तुम्हारा हम बोल रहे हैं कि परसेप्ट्रॉन के अंदर वेट्स एंड बायसेस होते हैं, या फिर हमने जो न्यूरल नेटवर्क देखा था स्पेसिफिकली यहाँ पे, तो हर एक जगह पे तुम्हारे वेट्स रहेंगे। तो अल्टीमेट टारगेट यही होता है, तुमको क्या फाइंड आउट करने हैं, ये सारे के सारे वेट्स फाइंड आउट करने हैं। हर एक परसेप्ट्रॉन को एक बायस अटैच होता है, ठीक है, हर एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये बायस के वैल्यूज एंड ये वेट के वैल्यूज एक बार तुमने निकाल दिए, उसके हिसाब से तुमको यू विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ इक्वेशन, एंड वो इक्वेशन की वैल्यू के हिसाब से बेस्ड ऑन योर एक्टिवेशन फंक्शन यू विल बी गेटिंग योर आउटपुट। इस तरीके से वर्क करता है तुम्हारा क्या, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। ये डिटेल में भी मैं तुमको बता सकता हूँ और कि एग्जैक्टली क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, आउटपुट आता है, बट दैट इज नॉट यूजफुल फॉर यू राइट नाउ, क्योंकि करंट जमाने में डीप लर्निंग इंटरव्यू में पूछेंगे, इसके चांसेस बहुत कम भी है, मतलब ये बेसिक लेवल पे। बट माई इंटेंशन इज टू अवेयर यू, अगर पढ़ रहे हो तो बेसिक से पढ़ोगे तो आगे चल के इसको एक्सप्लोर भी करोगे ज्यादा, तो यू शुड नॉट बी अरे भाई ये तो क्या है अलग से आगे, नहीं। आई कैन डायरेक्टली जंप टू द मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के लिए भी मैं जंप कर सकता हूँ, मैं तुमको कल भी बोला था, बट आई वांट कि है तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम, अगर थोड़ा टाइम हमें ज्यादा भी लगे तो भी चलेगा, बट योर कंसेप्ट शुड गेट क्लियर, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा अच्छा यूटिलाइजेशन करके प्लीज सपोर्ट मी, क्योंकि देखो एक चीज समझ लो गाइस, मैंने तुमको ये पहले भी बोला था, अगर मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें पढ़ाने के लिए जाता हूँ और आप उसमें मुझे सपोर्ट करते हो, विथ सपोर्ट करना मतलब क्या, फ्लेक्स लेके नहीं घूमना, आए सपोर्ट भारत आए, फ्लेक्स लेके नहीं घूमना है, सिंपली आंसरिंग देना है कि हाँ सर ये मैंने ट्राई किया, सर मैंने नहीं ट्राई किया, सिंपल चलेगा, बट यू नीड टू स्पीक इट अप। अगर बोलोगे तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ अगर सेम चीज है, अगर मैंने पूछा किसी ने किया, नो आंसर, किया तो बोलो किया है, नहीं किया तो नो सर वी हैव नॉट ट्राइड इट, चलेगा ना, नो प्रॉब्लम है। कुछ इश्यू हो सकते, कुछ भी चीज हो, सर विल ट्राई, चलेगा, हम ट्राई करके, क्यों बोला था मैंने ट्राई करने के लिए, अगर ट्राई करते हो तो पता चलेगा कि परसेप्ट्रॉन जैसे लीनियर क्लासिफिकेशन के लिए एग्जैक्टली अच्छा काम करता है, अगर डेटा तुम्हारा नॉन लीनियर तो परसेप्ट्रॉन अच्छा वर्क नहीं करेगा भाई। ये इंप्लीमेंट करके अगर देखा होता तो ये दिमाग में फिट बैठ जाता कि हाँ मैंने देखा था, तो ये जो मेन जो ड्रॉबैक है परसेप्ट्रॉन का, दैट इज ओनली दिस कि आपका अगर डेटा ऐसे है तो इट विल नॉट परफॉर्म वेल, ये तरीके का। तो जस्ट स्पीक इट अप, बोला करो, जो कुछ भी है सिचुएशन यू कैन पुट इट इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे भी पता चलेगा कि क्या जाना है। तो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम एज वेल, क्योंकि अगर आपको नहीं ट्राई करना है देन आई विल कम टू माय बैक पोजीशन कि मैं जितना पढ़ाना है आई विल जस्ट कवर इट द होल सेक्शन विदाउट स्किपिंग एनीथिंग, एंड यू विल बी, जैसे आपका पढ़ाई चल रहा है तो वो तो वैसे चलता ही चलेगा, ठीक है। बट आई डोंट वांट दैट टू बी हैपन, सो प्लीज कॉर्पोरेट, ठीक है, कोऑपरेट, सॉरी कॉर्पोरेट वर्ड में हो तो वही चीज आता है, ठीक है। हाँ तो हमने स्पेसिफिकली ये तरीके का चीज देखा था कि ये न्यूरल नेटवर्क हमें आगे चल के क्या करना है, देखना है। तो इसका हमने सिर्फ एक सिंगल लेयर हमने पढ़ा है जिसको बोलते हैं आपका परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन का वर्किंग क्लियर है तो न्यूरल नेटवर्क का वर्किंग तुमको और भी अच्छी तरीके से क्या होगा, क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में टारगेट ये था मेरा स्पेसिफिकली कि आई शुड अवेयर अबाउट यू की मल्टीपल न्यूरॉन कनेक्ट करके, मतलब जो ड्रॉबैक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था विच वॉज यूर, क्या था वो हमारा ड्रॉबैक, कि आपका सिंगल परसेप्ट्रॉन जो है विच इज ओनली कैपेबल ऑफ डूइंग, क्या कर रहा था वो, सिर्फ एक सिंगल लाइन ही प्लॉट कर रहा था, तो उसकी वजह से हमें क्या नहीं मिल रहे थे, कॉम्प्लेक्स हिडन पैटर्न्स हम अच्छी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। अगर उसको तुमको अच्छी तरीके से कैप्चर करना है तो हम क्या करेंगे, विल बी क्रिएटिंग अ नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसको फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। मल्टीपल एक इनपुट मल्टीपल न्यूरॉन को देके उसका आउटपुट लेके हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल को ट्रेन करेंगे, जिससे हमें कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के ऊपर भी क्या मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगेन दिस जो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर जो न्यूरल नेटवर्क है स्पेसिफिकली, ये न्यूरल नेटवर्क तुमको क्या शो करता है यहाँ पे, दिस इज माय इनपुट लेयर, ये क्या है मेरा हिडन लेयर, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा आउटपुट लेयर, ठीक है। तो कभी भी जब हमने यहाँ पे देखा था
यहाँ पे जो देखा था, यहाँ पे सिंपली है कि यहाँ पे कितने वेट हैं, वेट कितने हैं, W1 W2 एंड W3, और एक क्या रहेगा मेरा, बायस। यहाँ पे ट्रेनेबल पैरामीटर कितने हैं मेरे, मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या बना था हमारा, W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 प्लस बायस Z इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बना था। हमारा टारगेट क्या है, हमें सिर्फ इनकी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। मतलब ये मेरे ट्रेनेबल पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर की वैल्यू मुझे मिल गई, मतलब मेरा अल्टीमेटली काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सिंपल था, इसीलिए तो ये सीधे चीजें डायरेक्टली यहाँ पे तुमको दिख गई कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके ये आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितने सारे वेट्स आएंगे, कितने वेट्स हैं, आइडियली देखोगे तो ये वेट है, ये वेट है, ये वेट है, ये वेट है, ये वेट है। तो इसका प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होता है, किसका, तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क का प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होता है। तुमको कितना भी कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क आए, उसमें तुमको ट्रेनेबल पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि कितने पैरामीटर्स ट्रेनेबल है। अब मुझे बताओ आप लोग, कितने वेट्स होंगे यहाँ पे, नाइन 9 वेट्स पूरे इसमें, 9 वेट्स। मतलब एक चीज समझ लो, इनपुट में इसको पहला वेट, ये दूसरा वेट, ये तीसरा वेट, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नाइन्थ। 9 सिर्फ यहाँ पे हो गए। उसके बाद इसका भी वेटेज, ये भी वेट है, दिस इज ऑल्सो वेट, दिस इज ऑल्सो वेट, दिस इज ऑल्सो वेट, दिस इज ऑल्सो वेट, इसका भी एक वेट रहेगा, इसका भी एक वेट रहेगा। एंड बायस तुम्हारे इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, एंड लास्ट में इसका एक। मतलब कितने बायस रहेंगे टोटल तुम्हारे, कितने बायस रहेंगे, जितने न्यूरॉन उतने बायस, जितने न्यूरॉन उतने बायस। तो तुमको इसको स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू नेम इट, उसका प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन हमें करना पड़ेगा। कलर कौन सा बाकी है, ये हुआ है क्या, हाँ ठीक है, तो इसको लेते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर तुमको नेमिंग कन्वेंशन देना है, दिस इज माय वेट, ये मेरा वेट है, लेकिन किसका वेट है, ये किसका वेट है, पहले इनपुट का पहला वेट, W11। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको आई थिंक आई पुट इट इन W12 ग्रीन में ही रखता हूं तो इट विल बी बेटर। ये पहले वेट का, पहले इनपुट का पहला वेट, ये पहले इनपुट का दूसरा वेट, ये पहले इनपुट का तीसरा वेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा फिर, ये W21, ये W22, और ये 23 W23, एंड नेक्स्ट W31, W32 एंड 33। W33। क्लियर है, यस सर। एंड इसके जो बायस रहेंगे, बायस सिंपली है तुम्हारा बायस 11, पहले लेयर का पहला, उसके बाद बायस 12, यहाँ पे बायस 13। ठीक है, उसके बाद इसका क्या रहेगा, अभी सिंपल होता है, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे भी ऐड करते कि ये पहला लेयर का है तो यहाँ पे सब जगह पे क्या आएगा तुम्हारा, फर्स्ट लेयर का है तो यहाँ पे ऐसे भी कर देंगे। व्हाट डज दिस इंडिकेट, व्हाट डज दिस, फर्स्ट लेयर। यहाँ पे जब जाओगे अभी तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, सेकेंड लेयर का पहले न्यूरॉन का 1 पहला वेट। ठीक है, दिस इज 2 1 2, यहाँ पे
W2 2 2 1, 1 यहाँ पे W2 2 2, इसका W सेकेंड लेयर का थर्ड ले रहे हैं 3 थर्ड 1 न्यूरॉन का पहला, एंड ये W 3 2 3 2, ठीक है। इसका बायस 2 1 एंड 2 2, एंड लास्ट में क्या रहेगा तुम्हारा ये W 3 1 1 W 3 सेकेंड न्यूरॉन का पहला 2 1 2 1, ठीक है। इस तरीके से अब सिंपल है, कैलकुलेशन टोटल करना है तो सिंपल है। पहले इनपुट कितने हैं मेरे पास 4, उसके आगे न्यूरॉन कितने हैं, कितने न्यूरॉन है, कितने न्यूरॉन है इमीडिएटली उसके आगे लेयर में, अरे न्यूरॉन कितने हैं, जितने बायस ना 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 ना, काउंट ऑफ न्यूरॉन, ना ना, इमीडिएटली आफ्टर दिस कितने न्यूरॉन है 3 है 3 3। तो मेरा इनपुट एंड इमीडिएट इसके बीच में कितने वेट हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए तुमको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कितने इनपुट है 4 इनपुट है एंड न्यूरॉन 3, मतलब कितने हो जाएंगे टोटल, कितने हो जाएंगे 3 है ना, सॉरी 3 into 3 ओके 3 है ये, सॉरी सॉरी 3 into 3, तो इनपुट 3 न्यूरॉन 3, कितने हो जाएंगे आपके 9 वेट्स प्लस 3 नहीं एडिशन होगी, बायस की एडिशन होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, सारे के सारे वेट थे, एडिशन को बायस, कितने बायस है 3 बायस, इसलिए ऐड किया मैंने, ठीक है। मतलब टोटल इसमें पहले इसमें कितने हैं 12, सेकंड इसमें बताओ अभी यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे 1 2 एंड 3, एंड आगे कितने हैं तुम्हारे 2 है, मतलब वेट कितने आएंगे 3 2 जा 6 3 into 2, मतलब वेट कितने हैं तुम्हारे 6 वेट एंड प्लस Two. बाय 2 तुम्हारे बायस आएंगे, ठीक है। एंड लास्ट इसमें कितना आएगा तुम्हारा, कितने वेट है 2 into 1, मतलब ये देखो ये 2 इनपुट और ये 2 बायस इंटू सॉरी 2 वेट इंटू 1 ठीक है। मतलब 2 into 1 मतलब 2 तुम्हारे वेट है एंड एक तुम्हारा क्या है बायस है। इस तरीके से क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारे पैरामीटर्स हैं, तो तुमको इतने सारे पैरामीटर्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। यही अगर मुझे बताओ कि इनपुट में 4 वेरिएबल्स हैं, हिडन में x1 x2 x3 एंड x4, ऐसे मेरे क्या हैं 4 इनपुट हैं, 3 यहाँ पे हैं, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है। तो कनेक्शन कैसे बनेंगे हमारे, सिंपली क्या होगा, हर एक न्यूरॉन हर एक वैल्यू किससे कनेक्ट होगा तुम्हारा, हर एक इससे इट विल कनेक्ट अगेन सेम लाइक दिस, की हर एक से इनपुट यहाँ पे तुम्हारा पास होगा, ठीक है। ठीक है, अगेन उसके आगे क्या होगा लाइक दिस, कि ये उसके आगे के हर एक लेयर के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। एंड लास्ट में तुम्हारा डिंग डिंग ये, ठीक है। एंड यहां से तुम्हारा आउटपुट मुझे
देखने को मिलेगा। अब इसमें मुझे बताओ कितने वेट्स आएंगे? 12 यहाँ पे तुम्हारा 4 इंटू 3 मतलब कितने वेट्स? 12 12 वेट्स आएंगे। बायस कितने रहेंगे? 3 थोड़ा ये समझना इज इम्पोर्टेंट ना, दिस इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे चल के जब बैक बैक प्रोपोगेशन हमें पढ़ना है, ठीक है, मतलब ये आगे जाओगे तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन वेट अपडेट करने के लिए फिर से बैक आना पड़ता है, बैक प्रोपोगेशन। तो उसमें स्पेसिफिकली क्या करना पड़ता है हमें, कितने ट्रेनेबल पैरामीटर है ये तुमको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलता हूँ फ्रॉम टू weights, biases and total पैरामीटर्स। फ्रॉम टू मतलब कहां से जा रहे हैं हम? इनपुट में मेरे 4 हैं, इनपुट टू हिडन लेयर 1 में जा रहे हैं। उसके कितने पैरामीटर हैं? उसके कितने ये हैं तुम्हारे 3। तो वेट्स कितने आएंगे मेरे? वेट होगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 into 3 12। बायस कितने होंगे? 3 3 बायस होंगे। टोटल पैरामीटर कितने हो गए पहले टू इनपुट टू हिडन 1 में? 15 15। सेकंड क्या रहेगा मेरा तुम्हारा, कहां से जाएगा? 3 हिडन 1 में। हिडन 1 में कितने हैं? 3। हिडन 1 से जा रहे हैं कहां पे? कहां पे? हिडन 2 में। दिस इज हिडन लेयर 1, दिस इज हिडन लेयर 2। तो हिडन लेयर 1 टू 2 में कितने हैं अभी? हिडन लेयर 2 में 2 न्यूरॉन्स है, मतलब कितने वेट होंगे? 3 into 2 6 यहाँ पे रहेगा 3 इंटू 2 6 वेट एंड बायस 2 2 बायस एंड टोटल 8। 8 उसके बाद नेक्स्ट में क्या रहेगा, आप बोलो आगे। हिडन लेयर 2, इसमें कितने हैं मेरे न्यूरॉन? 2। 2 into 1 कहाँ पे जाना है मुझे? आउटपुट लेयर में। यहाँ पे एक न्यूरॉन है, मतलब क्या होगा अभी यहाँ पे? 2 into 1 2 इंटू 1 मतलब 2 एंड बायस 1 1। तो 3 यहाँ पे मेरा 3। मतलब अगर यहाँ पे हम टोटल कैलकुलेट करते हैं कितना होगा ये? इसका 20, टोटल 20 वेट आएंगे, 6 बायस आएंगे एंड टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर मेरे कितने? हम्म 26. Hence, 26 this MLP, ये जो तुम्हारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है, जिसके अंदर कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स है? कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स है टोटल? 26 ट्रेनेबल पैरामीटर्स है, जिसमें 20 तुम्हारे वेट्स हैं एंड 6 तुम्हारे बायसेस हैं। क्लियर है? अभी इसमें कुछ डाउट है किसी को? क्लियर? हाँ ना? तब ये जो एक्स और एक्स्ट्रा लिया है हमने, हाँ, कौन तो सा एक्स? बाय एक एक्स पहले x3 तक लिया था, फिर x3? x4 लिया, हाँ, तो फिर आगे बायस भी x बढ़ना चाहिए। देखो पढ़ना चाहिए ऐसे नहीं होता है। दिस इज द बेसिक रूल कि तुम्हारे जितने भी इनपुट कॉलम रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे कितने न्यूरॉन होने हैं ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैंने 3 दिए टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे होता है। यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। न्यूरॉन यहाँ पे कितने भी हो सकते, कितने न्यूरॉन कितने लेयर में ऐड करना है ये हमारा काम होता है, ठीक है। दिस इज द हाइपर पैरामीटर, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने ऐड करने हैं हर एक लेयर में, हिडन लेयर में, ठीक है। तो अगर तुमने 3 न्यूरॉन ऐड किए तो जो पहला इनपुट है उससे तुम्हारे 3 वेट जाएंगे, क्लियर। एंड हर एक न्यूरॉन को एक बायस अटैच होता है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए यही समझ लो कि हर एक न्यूरॉन को एक बायस हम प्रोवाइड करते हैं, एक न्यूरॉन को एक। ऐसा नहीं है कि एक वेट गया तो एक बायस, दूसरा वेट गया तो दूसरा बायस, तीसरा वेट गया तो तीसरा बायस, इसके लिए एक वेट के लिए और एक बायस, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। कुछ भी Yes, क्वेश्चन हो तो पूछो, बिकॉज दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। तो सर हमें ये मॉडल बनाते समय हम डिफाइन करेंगे कि कितने न्यूरॉन्स होंगे और कैसा यस जाएगा। यस, ये हमें देना पड़ता है कि हिडन लेयर में 5 न्यूरॉन दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, 50 दे दे। आइडियली समझ लो आज के जमाने में विल बी नॉट क्रिएटिंग दिस, ठीक है। ये हम क्रिएट नहीं करते, बने बनाए क्या अवेलेबल है, मॉडल्स। मॉडल्स अवेलेबल है, ठीक है। उसमें 10 हिडन लेयर हैं, पहले इसमें 50 न्यूरॉन्स है, दूसरे इसमें 25 है, तीसरे इसमें 10 है, लास्ट में 5 है। तो स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, हम ये पूरा कुछ चेंज नहीं करते, हमें ये स्क्रैच से बनाना पड़ता ही नहीं है, हम बने बनाए ही नेटवर्क यूज करते हैं। तो ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर मतलब नहीं आएगा लेकिन आया भी तो यू शुड नो कि किस तरीके से बेसिक न्यूरल नेटवर्क बनता है। ये चीज जब समझेगी तुमको कि हाँ कैसे न्यूरल नेटवर्क बनता है, तो जो बने बनाए न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर ट्रायल एंड एरर करते समय हमें चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी कि किस तरीके से तुमको उसको प्ले करना है, ठीक है। सर मतलब ये न्यूरॉन जो हम देते हैं, मतलब ये ट्रायल एंड एरर करके चेक करेंगे ना, मतलब कौन सा अच्छा है। न्यूरॉन देते हैं मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर, हिडन लेयर, दैट इज अ हाइपर पैरामीटर, ओके। डिफिकल्टी लेवल कितना लग रहा है तुमको जो पढ़ रहे हो उसका, 1 to 10 के बीच में? 8। जस्ट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स फाइन, मतलब हो जाएगा। ना ना ना, देखो डिफिकल्टी लेवल का मतलब है मेरा, जस्ट 1 मिनट। सर एक बार ये बायस का बताइएगा ना कि कैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब आपने भी हम बताया कि डिफाइन सबके नहीं साथ। करते, हम बायस डिफाइन नहीं करते, हर एक न्यूरॉन को एक बायस जाता है, इतना ही ध्यान में रखो, क्लियर कट। ओके। एक न्यूरॉन को सिर्फ एक ही बायस होता है, बस, फिनिश। उस बायस की क्या वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट कर, जैसे हमारा सी था ना किसमें, MX प्लस सी में इंटरसेप्ट, यस सर, एक एम एन लाइन के लिए एक, सी। यस उसी तरीके से एक न्यूरॉन के लिए एक बायस कंपलसरी होगा। बता दो। अब तक जितना पढ़ा उतना। डिफिकल्टी लेवल का मतलब है कितना डिफिकल्ट है, अगर मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो मैं 10 लिखूंगा, अगर मुझे कम डिफिकल्ट लगता है तो मैं 8 लिखूंगा, मुझे और ज्यादा कम डिफिकल्ट लगता है तो मैं 5 लिखूंगा, या फिर आई विल राइटिंग समथिंग 3। अंडरस्टूड? हाँ, रिस्पॉन्स नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना लेवल पे आप लोगों को ये मतलब, जस्ट बी फ्रैंक। 8 का मतलब क्या है समझ में आया ना सबको? इट इज वेरी डिफिकल्ट।
ठीक है, तो मैं लमसम पकड़ के चलता हूं कि मेजोरिटी ऑफ यू आर फीलिंग इट एवरेज, ठीक है। एवरेज अभी व्हाट लीड्स यू टू दिस जनरल डिस्कशन की बात है कि क्यों ऐसा लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है या फिर वेट वेट समझ में आया है, पर बायस कैसे निकालते हैं वो नहीं समझ में आया। बायस Actually निकालना अपन ही कैसे- नहीं है, ठीक है, बायस हमें कैलकुलेट करना नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, क्या बोला था मैंने आपको, सिंपल सिंपल एंड स्ट्रिक्ट थंब रूल बताता हूँ डायरेक्टली, कोई टेंशन लेना नहीं। जितने न्यूरॉन उतने बायस, कितने न्यूरॉन है टोटल इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 न्यूरॉन है, तो टोटल न्यूरल नेटवर्क में कितने बायस होंगे, बस फिनिश। ये क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, डोंट बॉदर अबाउट इट, सिर्फ 6 बायस की वैल्यू निकालना है, ये क्लियर है। अब क्लियर है बायस? यस सर, मतलब अपन इनपुट में अपन 4 इनपुट दिए अपन ने, और वहां पे जो हिडन पहला है उसमें 4 बायस दिए, तो 4 बायस वो ऐड हो जाएंगे मतलब वहां पे। 4 अगर तुम न्यूरॉन दोगे तो तुम्हारे हर एक न्यूरॉन को एक बायस अटैच होता है, बस ऐसे। ओके सर। ठीक है, अगर तुम्हारे हिडन लेयर में 5 न्यूरॉन है तो बायस कितने रहेंगे तुम्हारे, 5 रहेंगे, ठीक है। और एक चीज और सर, और सारे न्यूरॉन्स का एक्टिवेशन और समेशन फंक्शन रहेगा यस arbitraries के साथ। यस, जो हर एक न्यूरॉन का अंदर, ये जो हमने देखा है, ये हर एक न्यूरॉन का इस तरीके का चीज रहेगा, इनपुट एंड आउटपुट हर एक न्यूरॉन का, ठीक है। हर एक न्यूरॉन में ये चीज होगी ही होगी कंपलसरी। इसका आउटपुट नेक्स्ट इसको चला जाएगा, इसका आउटपुट मतलब इसके आउटपुट को इसको इनपुट जाके नेक्स्ट इसको चला जाएगा, ये चीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ठीक है। और क्वेश्चन, यस कम ऑन। सर, और हिडन पैटर्न, हिडन जो है वो कितने होंगे वो हम ही डिसाइड करेंगे क्या? यस, दैट इज आल्सो अ हाइपर, मैं हमको तुमको दिखाऊंगा अभी, जस्ट आई इम्प्लीमेंट अ स्मॉल, मैं एक तुमको न्यूरल बना के दिखाता हूँ छोटा सा, जिसमें तुमको पता चलेगा कि एक हिडन लेयर लिया तो क्या मॉडल की एक्यूरेसी आती है, 2 हिडन लेयर लिए तो क्या एक्यूरेसी आती है, यहाँ पे अगर तुमने न्यूरॉन्स बढ़ा दिए तो क्या एक्यूरेसी आती है, दैट इज द हाइपर पैरामीटर वाला पार्ट, ठीक है। द कोर क्रंच ऑफ दिस थिंग इज टू अंडरस्टैंड कितने वेट्स होते हैं, कितने बायसेस होते हैं, सो यू कैन प्रेडिक्ट मतलब यू कैन नो, प्रेडिक्ट की बात नहीं है, जिस टू कैलकुलेट कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स मेरे हैं, ठीक है। और कुछ है डाउट पूछ सकते हो। और सर ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्टिवेशन फंक्शन सबका थ्रू आउट इस मॉडल में सेम रहेगा, देयर या आर फिर मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शन, हमको सिर्फ एक ही पता है सिग्मॉइड, तो हर एक Yes, में sir. अभी के लिए हम पकड़ के चलेंगे सब में सिग्मॉइड ही है, ओके, ठीक है। नहीं तो टेंजेंट या सिग्मॉइड कुछ भी नो, अलग सकता इसमें अलग रहता है, ठीक है। टैनएच है, रेलू है, लिकी रेलू है, ठीक है, बहुत सारे हैं, हम देखेंगे वो कि किस में क्या एक्टिवेशन फंक्शन होता है, दैट उसके लिए कल देखेंगे वो थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके सर। या ठीक है, तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया। अब कोई भी न्यूरल नेटवर्क अगर तुम्हारे सामने आता है तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट दिस, तुमको ये कैलकुलेट करते आना चाहिए। अब क्या करो, घर पे प्रैक्टिस करते समय थोड़ी इसकी ये बढ़ाओ, ये तुमको ये लिखने की जरूरत, ये करने की जरूरत है नहीं, वैसे ये एरो दिखाने की, सिर्फ इनपुट आउटपुट भी दिखाए तो भी चल जाएगा, सिंपली इनपुट मल्टीप्लाइड बाय उसका नेक्स्ट वाला, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये थोड़ा करो स्टार्टिंग में तो तुमको समझ में आएगा। एंड मैंने यहाँ पे 2 लेयर लिए हैं, आप 3 लेयर लेके देखो, यहाँ पे पहले इसमें 5 4 3 2 1 ऐसे करके देखो, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट, ठीक है, चलेगा। सर एक बार हाँ बोलो। सॉरी, एक चीज और, ये बायस की जरूरत क्या है, हम इसका इम्पोर्टेंस क्या है? वेटेज तो समझ आ रहा है, तो बायस एक्चुअली क्या कर रहा है, उसका रोल क्या है? ओके, आई विल टेल दैट एज वेल, उसको थोड़ा मुझे थोड़ा आगे जाने दो, क्योंकि जिस तरीके से इसका वर्किंग है, किसका वर्किंग है स्पेसिफिकली ध्यान से समझो, मतलब इसका आंसर भी हमें पीछे इसमें ही मिला है स्पेसिफिकली, कि मतलब
व्हाट इज एग्जैक्टली इंट्यूशन आई विल टेल यू कि क्या होता है, लेकिन यू कैन कोरिलेट। जब तुम कोरिलेट करोगे इसको किसके साथ, तुम्हारे इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली क्या करना है, वी नीड टू अल्टीमेटली हम एक लाइन ही प्लॉट कर रहे हैं। इससे क्या कर रहे हैं हम, अल्टीमेटली इससे एक लाइन ही प्लॉट कर रहे हैं ना। जो भी मेरा डेटा था उस डेटा को लीनियरली सेपरेबल के लिए, यस, मैं एक लाइन ही प्लॉट बनाने के लिए। तो लाइन अगर तुम प्लॉट कर रहे हो तो तुमको इंटरसेप्ट भी चाहिए होगा। ओह यस यस। कहाँ पे तुम इंटरसेक्ट करेगा वो स्पेसिफिकली, उस कॉन्टेक्स्ट से तुम उसको अभी के लिए अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो Okay. सर तुम तो बोल रहे हो कि लाइन आ रही है, और जब मतलब यहाँ पे अगर मेरा डेटा लीनियरली सेपरेबल है तो सिंगल परसेप्ट्रॉन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर मेरा डेटा क्या है, नॉन लीनियरली सेपरेबल है, नॉन लीनियरली सेपरेबल है, मतलब इस तरीके का है, तो इस केस में तुम तो क्या यूज कर रहे हो, सब जगह पे क्या यूज कर रहे हैं हम, क्या यूज कर रहे हैं सब जगह पे, परसेप्ट्रॉन ही यूज कर रहे हो ना। तो हर एक परसेप्ट्रॉन की एक लाइन आएगी, ये चीज समझ लो। पहला परसेप्ट्रॉन जो होगा ये अपनी एक लाइन बनाएगा, दूसरा परसेप्ट्रॉन इस डेटा को इस तरीके से कैटेगराइज करेगा, तीसरा परसेप्ट्रॉन डेटा को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, सारे परसेप्ट्रॉन जिस डेटा को कैटेगराइज करेंगे आपके इसमें स्पेसिफिकली, उसका सारे परसेप्ट्रॉन का मिला के क्या होता है, एक स्मूथनिंग कर्व बनता है, और उसके हिसाब से क्या बनता है हमारा एंड में फाइनल आउटपुट बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जाके तुम्हारा इस तरीके से ये बनेगा। आई शो यू दिस, देयर इज वन गुड टू अंडरस्टैंड मोर इट, क्या नाम है, प्लेग्राउंड, ठीक है। टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड करके एक टेंसर फ्लो का ये है, जहां पे तुम ये देखो इस तरीके से सारा चीज अवेलेबल है। न्यूरल नेटवर्क तुम खुद का बना के चेक कर सकते हो। चेक करना है मतलब क्या करना है, ध्यान से देखो, एक मिनट। तो तुमको सिर्फ यहाँ पे देखो, अब ये दिस इज माय इनपुट x1 x2 x3 x4 कितना लेना है, डेटा सेट कैसे लेना है। लेट सपोज मैं ये डेटा सेट पकड़ता हूँ, ये डेटा सेट कैसा है, इज इट लीनियरली सेपरेबल है क्या, यस सर। यस, Yes, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लेना है, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। लर्निंग रेट बाद में देखेंगे, रेगुलराइजेशन बाद में देखेंगे, सारी चीजें बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन हैं, 4। दिस इज माय आउट, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, लेट सपोज एक ही है, दिस इज माय आउटपुट आ रहा है, तो मेरा इनपुट है, दिस इज माय हिडन लेयर एंड दिस इज माय आउटपुट लेयर, ठीक है। यहाँ पे इफ यू जस्ट रन इट, इसको देखो यहाँ पे तुम न्यूरॉन कम ज्यादा भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, एक ही न्यूरॉन ले सकते हो, मतलब इनपुट 2 है, न्यूरॉन सिंपल तुम्हारा 1 है, मतलब ये क्या बन गया मेरा, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। ये मेरा क्या बन गया, परसेप्ट्रॉन, 2 इनपुट, एक ही मेरा हिडन लेयर में एंड मेरा डायरेक्टली आउटपुट में, ये मेरा परसेप्ट्रॉन बन गया। अब इस डेटा के ऊपर यू कैन जस्ट क्लिक हियर, देखो विद इन फ्यू सेकंड ये लॉस तुम्हारा है, विद इन फ्यू सेकंड इसने क्या कर दिया, डेटा को तुम्हारे क्या किया, डेटा को क्लासिफाई कर दिया। इपॉक मतलब क्या है मैं तुमको बताता हूँ बाद में, कितने ड्यूरेशन है, मतलब फ्यू इपॉक्स के अंदर ही तुम्हारा डेटा क्या होगा, यहाँ पे क्लासिफाई हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा क्या लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स डेटा लेते हैं। ये देखो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा, दिस इज इट अ लीनियर डेटा, नो सर, अब अगर तुम इसके ऊपर परसेप्ट्रॉन को रन करोगे, चेक दिस, इट इज टेकिंग टू मच टाइम, बहुत टाइम लगेगा इसको कन्वर्ज करने में, क्योंकि कन्वर्ज होगा भी नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि इस डेटा को तुम्हारा क्या नहीं हो रहा, 600 इपॉक हो गए। इपॉक का मतलब होता है, अब देखो फिर भी अपना भाई क्या बना रहा है, लाइन बना रहा है, एक लाइन बना रहा है, तो अल्टीमेटली ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, न्यूरॉन बनाएंगे। तो इनपुट में मेरे 2 इनपुट, 2 टारगेट, 2 कॉलम, न्यूरॉन मेरे 3 एंड दिस इज माय आउटपुट। अब जाके इसको मैं रन करता हूं,
यहाँ पे लॉस होता है, स्पेसिफिकली लॉस ये कम कम होते जा रहा है, इस तरीके से तुमको पता चलेगा। उस तरीके से देखो ये क्या हो रहा है अभी तुम्हारा है, अभी भी ये अच्छी तरीके से इसका क्या नहीं कैप्चर कर पा रहा। देखो कितने इपॉक हो गए, 1300 इपॉक होने के बाद इसने क्या किया, क्या किया, ये अच्छी तरीके से इसने कर लिया। तुम इसको अगर तुमको जल्दी कन्वर्ट करना है, 1600 इपॉक का मतलब है जितना भी डेटा है 1600 बार इसने उतनी, मैं ये तुमको करके दिखाऊंगा जस्ट बिफोर डायरेक्टली जंपिंग टू दैट। आई वांट टू ऐड, यू कैन ऐड वन मोर हिडन लेयर। इसमें देखो और एक हिडन लेयर ऐड हो गया, ठीक है। हिडन लेयर में मैं यहाँ पे 2 इनपुट रखता हूँ, यहाँ पे 1 रखो, मतलब यू कैन ऐड 3, मतलब अभी क्या है आपके पास 3 फीचर ये रखो अभी के लिए 2 इनपुट, 3 न्यूरॉन्स, 2 हिडन लेयर, ये चीज। अब देखो इपॉक देखो पहले कितना था, 1600 इपॉक में आया था, अब देखते हैं हिडन लेयर बढ़ाने के बाद कितने इपॉक में आता है। हाँ और एक चीज, एक्टिवेशन फंक्शन प्लेज एन वेरी वाइटल रोल। अभी के लिए तो हमें सिर्फ सिग्मॉइड पता था इसलिए हमने सिग्मॉइड लिया, लेकिन सिग्मॉइड हिडन लेयर में कभी यूज नहीं करते। सिग्मॉइड हमेशा कहाँ पे यूज करते हैं आपके, ये हम बाद में देखेंगे जब हम एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ेंगे। तो सिग्मॉइड हमेशा कब यहाँ पे, अब देखो सिग्मॉइड लेने के बाद अगेन इट इज टेकिंग 16 17 के बाद चल के ये कुछ तो इस तरीके से तुमको आउटपुट दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, व्हाट विल बी डूइंग, विल बी चेंजिंग, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन लेते हैं, ठीक है। रेलू एक्टिवेशन फंक्शन लेते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं। देखो जैसे रेलू लिया मैंने, देखो इमीडिएटली कितने इसमें, कितने, ओनली 136 में तुमको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मतलब अगर तुम और थोड़ा इसको ज्यादा रन करोगे यू विल बी गेटिंग, इट इज लॉस, देखो ये लॉस एकदम कम होते जा रहा है तुम्हारा, टेस्ट लॉस एकदम कम 0.002, मतलब इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो जैसे तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन चेंज होगा उसके हिसाब से तुम्हारा मॉडल, जितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है यहाँ पे यू कैन जस्ट चेक इट, एक्टिवेशन फंक्शन चेक करके हर एक न्यूरॉन के पास तुमकी वैल्यू देखो। रेलू लेते हैं तो इमीडिएटली देखो कितने फास्ट क्या हो रहा है तुम्हारा रिजल्ट, कॉन्वर्ज हो रहा है। अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, इसको तुम थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। लर्निंग रेट है, अभी ये चीज छोड़ दो, बैच साइज क्या है, नॉइज क्या है, बट यू कैन जस्ट प्ले अराउंड इट। कि हिडन लेयर्स बढ़ाने हैं तो यू कैन ऐड मोर हिडन लेयर्स, ज्यादा हिडन लेयर्स अगर बढ़ाते हो एंड चीज अगर करते हो तो देखो कितने इपॉक में मिल रहा है, सिर्फ 86 इपॉक में ही तुमको रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क उतने ज्यादा कैलकुलेशंस, उतने हिसाब से तुमको चीजें देखने को मिलेंगी। अंडरस्टूड थोड़ा सा, ठीक है। जस्ट ट्राई टू प्ले विथ इट, थोड़ा सा इसको करो एक्सप्लोर, अच्छी साइट है, प्लेग्राउंड है, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड किस तरीके से। हाँ और एक चीज यहाँ पे तुमको, जैसे मैंने तुमको बोला था यहाँ पे कि हर एक न्यूरॉन का एक एक लाइन होता है ना, हर एक न्यूरॉन एक तरीके से कैटेगराइज करेगा ना, ये न्यूरॉन इस तरीके से लाइन बनाएगा, ये चीज तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखो, देखो ये वाला पहला न्यूरॉन दिख रहा है तुमको, इसका देखो मैंने जैसे ही इस न्यूरॉन के ऊपर गया इसने कैसे कैसे क्लासिफाई किया इसको, इस डेटा सेट को, ये वाली लाइन। दूसरा न्यूरॉन ने इस तरीके से कैटेगराइज किया, तीसरे न्यूरॉन ने इस तरीके से, नेक्स्ट जब लेयर में गया तो नेक्स्ट लेयर ने इस तरीके से कैटेगराइज किया, सेकंड ने इस तरीके से कैटेगराइज किया, और इंप्रूवमेंट हो गया। मतलब इसका इनपुट जाता है इसको, इसका इनपुट इसको, इसका इनपुट इसको, बाद में इसने इस तरीके से इनपुट किया और एंड में मुझे क्या मिला, इस तरीके से आई विल बी गेटिंग द आउट, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर इट, हर एक न्यूरॉन को तुमको आउटपुट दिखाई देगा, पता चलेगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, नीचे भी है थोड़ा सा, whenever you will get chance just try to explore it, ठीक है। तो दिस इज दी योर न्यूरल नेटवर्क, इस तरीके से ये वर्क होता है। हमने एक्चुअल वर्किंग भी देखा, अब हम सिंपली क्या करते हैं, विल जस्ट ट्राई टू गो एंड जस्ट सिंपली बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क। एक छोटा डेटा सेट लेते हैं हमारा और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक न्यूरल नेटवर्क ट्राई करने का कोशिश करते हैं। आपका टेंसरफ्लो इंपोर्ट हुआ किसी का?
अरे पर वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके सारे वो हो गया, पर वो कर्नल जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, बेस्ट वे क्या है, उसको भी ट्राई करो। कर्नल के लिए मैंने ये भेजा था ना आपको। हाँ, वो पीडीएफ में डाला था आपने, हाँ पर वो आ नहीं रहा है वो। ठीक है, सिंपल चीज करो, गूगल कोलैब के ऊपर चले जाओ, ठीक है, क्लिक करो, जो तुम्हारा लॉगिन अकाउंट है उससे स्पेसिफिकली ओपन हो जाएगा, न्यू नोटबुक करना, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। कहाँ पे? तुम्हारे गूगल ड्राइव के अंदर ये सेव हो जाता है, ठीक है। आ जाओ भाई, ठीक है, इसको अगर मैं नाम देता हूँ MLP, यहाँ पे तुमको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, अपने आप चीजें आ जाएंगी। लेट्स सपोज मैं अगर डायरेक्टली करता हूँ इंपोर्ट टेंसरफ्लो, ठीक है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेगा, सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे देखो सक्सेसफुली रन हो गई। क्लियर? यू कैन डू दिस फॉर नाउ, डायरेक्टली गूगल कोलैब के ऊपर जाओ, इसमें स्पेसिफिकली रन टाइम में जाके, ये मैंने तुमको बताया था कहाँ पे, सबसे पहला लेक्चर जो पहले दिन का लेक्चर था उस टाइम पे मैंने तुमको गूगल कोलैब इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे हम सीपीयू यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम जीपीयू भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, सीपीयू यूज करना है सीपीयू करो, जीपीयू यूज करना है जीपीयू करके भी तुम चीजों को रन कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने जीपीयू सेलेक्ट किया है, तो ये जीपीयू के ऊपर क्या होगा स्पेसिफिक, मतलब जो भी फ्री का कोटा है उसके अंदर ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी। तो मैंने टेंसर को इंपोर्ट किया है। अब स्पेसिफिकली लेट्स सपोज मैं इसको स्पेसिफिकली हम रन करके देखते हैं। एक मिनट, हाँ अभी ये हर डेटा सेट मुझे डालना है, कहाँ पे डालना है? गूगल ड्राइव के ऊपर डालना है मेरे। तो यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, यहाँ पे डायरेक्टली तुम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। ये हर डेटा सेट मेरा यहाँ पे आ गया। तो मुझे जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं वो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हम करवा के लेंगे। लेट्स सपोज मुझे चाहिए इंपोर्ट SPD, उसके बाद हाँ एक चीज और है, डीप लर्निंग में जब भी जाओगे तुमको हर बार डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्री प्रोसेस नहीं करोगे इट में पॉसिबल कि एक न्यूरॉन का एक वेटेज जो इनपुट जा रहा है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, उसको वेट बहुत ज्यादा जाएगा, जो हमने इसमें देखा था, किसमें हमने PCA में देखा था, याद है? या फिर जनरल किसी भी इसमें लेट्स सपोज एज एंड सैलरी का कॉलम है तुम्हारे, और उसके ऊपर तुम प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो सैलरी लैक्स में है, एज कुछ 20-30 ये नंबर है, तो बाय डिफॉल्ट मॉडल को क्या पता चलेगा, बड़ा नंबर मतलब इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा, तो मॉडल एज कॉलम को कंप्लीटली निग्लिजिबल कर देगा, पूरे प्रेडिक्शन किसके ऊपर लगा देगा, तुम्हारे सैलरी कॉलम। इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, स्केलिंग स्केलिंग। NL इसके अंदर भी यू नीड टू डू द स्केलिंग। तो स्केलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम SK learn डॉट प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग क्या करो, इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी तुमको फ्रॉम SK learn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लेते हैं। उसके बाद करते हैं। उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैट्रिक्स भी लगेंगे। मैट्रिक्स लगेंगे मतलब कहाँ से लगेंगे मैट्रिक्स, अगेन सेम
स्केलन डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट क्या क्या चाहिए मुझे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कॉमा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कॉमा एक्यूरेसी स्कोर हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट p dot PLT and Seaborn SNS and import warnings and यहाँ पे warnings dot filter warnings and यहाँ पे इग्नोर करते हैं, अगर कुछ वार्निंग्स आती है तो उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये होगा सिंपल। उसके बाद मुझे डेटा चाहिए, मतलब डेटा कहाँ पे है मेरा, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर, ये csv है, यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, कॉपी पाथ, जस्ट पेस्ट द पाथ, ठीक है। एंड क्या है ये मेरी डेटा आगे, इसकी वजह भी जरूरत नहीं, ठीक है। दिस इज माय डेटा फ्रेम, ये हमारा डेटा है, 3.3 रोज है इसके अंदर एंड 14 कॉलम्स अवेलेबल है, ठीक है। ईडीए बीडीए करने की जरूरत अभी, यू कैन डू दैट एज वेल, लेकिन ईडीए के लिए कुछ नल वैल्यूज वगैरह कुछ हो गए तो उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन वी नो दैट कि इसके अंदर है नहीं। टारगेट क्या है मेरा, सिर्फ वो समझ लो, मुझे तुमको सिर्फ ये दिखाना है कि न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से वर्क होता है। इधर भी कुछ तो है, लेकिन ठीक है, अभी यहाँ पे हम दिमाग नहीं लगा रही। डॉट इन्फो है, तो सारे नल, कोई नल नहीं है, ये सारा का सारा चीज है, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, फीचर स्केलिंग करना पड़ेगा, इसको यस ठीक है। इसको आई थिंक कुछ तो करते हैं ऐसा, इसको ऐसे कुछ तो आता है, ठीक है। फीचर स्केलिंग बोल्ट को नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आई जस्ट वांट टू टीच यू कि किस तरीके से ये फीचर स्केलिंग करना है। फीचर स्केलिंग में हमें क्या करना है स्पेसिफिकली, आपका आइदर यू कैन डू नॉर्मलाइजेशन या फिर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करोगे, क्या करना पड़ता है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको, x इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप करते हैं, किसको ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे, टारगेट को, x इज इक्वल टू 1 एंड y में मैं लेता हूँ क्या, df ऑफ टारगेट, ठीक है। एंड उसके बाद स्टैंडर्ड CALR स्टैंडर्ड स्केलर इज इक्वल टू, हमने ऊपर जो कॉल किया है स्टैंडर्ड स्केलर, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करो, किसको फिट ट्रांसफॉर्म करना है मुझे x को फिट ट्रांसफॉर्म करना है। एंड कॉलम के नाम भी मुझे अगर देने हैं तो आई कैन, इसका क्या मिलता है हमें, विल बी गेटिंग एन अरे मिलता है। अरे को किसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम, अगेन डेटा फ्रेम के अंदर अरे को हम करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हमने देखा है, और इसको नाम देते हैं हम, फिर से मैं इसको x ही बोलता हूँ। तो ये मेरी डेटा फ्रेम आ गई, लेकिन इस डेटा फ्रेम को कॉलम के नाम नहीं है, कॉलम के नाम देने के लिए क्या करना पड़ेगा,
columns is equal to x dot columns। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉलम के नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने डेटा को स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइज के बाद क्या करेंगे, उसको विल बी जस्ट डूइंग स्प्लिट। ट्रेंड स्प्लिट में क्या होता है आपका, एक्स ट्रेंड कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेंड वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। यहाँ पे क्या पास करेंगे, अगेन सेम एज x comma y comma टेस्ट साइज टेस्ट साइज लेना टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 random state equal to something 2 stratify equal to 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेटा को स्प्लिट किया। उसके बाद यू कैन जस्ट चेक एक्स ट्रेन डॉट शेप, ना शेप है इसका 242 रोज तुम्हारे किस में आ गए, ट्रेनिंग। ठीक है, 80% डेटा। नाउ अब मॉडल ट्रेनिंग की बात है। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग में स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या होता है, यू नीड टू जस्ट टेंसर फ्लो से तुमको क्या करना है, यू नीड टू ऐड द सीक्वेंशियल। मतलब ये डिटेल बाद में देखेंगे, आई जस्ट फ्लो समझ लोगे किस तरीके से एक एमएलपी बिल्ड होता है। ठीक है, तो फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास, पहले केरास एक अलग लाइब्रेरी थी, टेंसर फ्लो एक अलग लाइब्रेरी थी, लेकिन फ्यू इयर्स बैक दोनों क्लब होके एक ही इसमें आ गए, तो पहले तुमको अलग अलग इसमें करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद टेंसर फ्लो इससे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें सीक्वेंशियल। इसके बाद रहता है फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स, कितने लेयर्स ऐड करने हैं इसके लिए हम इंपोर्ट करना पड़ेगा डेंस। ठीक है, DENSE डेंस। डेंस मतलब इसका यूज क्या है, टू ऐड लेयर्स, कितने लेयर्स तुमको ऐड करने, कितने डेंस लेयर तुम इसके अंदर ऐड करो। ठीक है, तो ये दोनों हमने रन कर दिए। उसके बाद सबसे पहले तुमको सीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, विल बी स्टोरिंग इट इनसाइड अन वेरिएबल, इसको हम मॉडल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मुझे लेयर ऐड करना है, तो लेयर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल प्रोसेस से आए, ये प्रोसेस समझ लो पहले। मॉडल डॉट आपको करना पड़ेगा ऐड, क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है एक डेंस लेयर। उसके अंदर तुमको कितने न्यूरॉन ऐड करने हैं, तो यू नीड टू ऐड यूनिट्स, कितने ऐड करने हैं, लेट्स सपोज मुझे 3 न्यूरॉन मुझे उसके अंदर ऐड करने हैं। उसके बाद हमें पास करना पड़ता है कि भाई एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करना है, अभी के लिए कौन सा पता है हमें, सिग्मॉइड, तो मैं यहाँ पे सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन देता हूँ। एंड उसके बाद तुम्हें कितने इनपुट है, कितने इनपुट है ये कैसे पता चलता है, यहाँ पे कितने इनपुट है, 4, यहाँ पे कितने थे 3, यहाँ पे कितने थे 3, इनपुट कितने हैं ये भी हमें पास करना, इसको बताना पड़ता है। तो इनपुट डायमेंशन, इनपुट डायमेंशन, इनपुट डायमेंशन कितने, अब यहाँ पे कितने इनपुट डायमेंशन है, 30, कितने हैं 13, टोटल 14 कॉलम है, एक तुम्हारा टारगेट है, तो
कितने हो गए तुम्हारे 30। तो यहाँ पे इनपुट डायमेंशन कितने हैं तुम्हारे 13 है। समझ में आ रहा है? मतलब जो तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे कितने रहेंगे तुम्हारे x1 x2 x3 x4 कितने x 13। उसके बाद कितने न्यूरॉन्स आएंगे पहले लेयर में, कितने 3 न्यूरॉन्स तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद डायरेक्टली तुम्हारा आउटपुट लेयर देखने को मिलेगा। मतलब अगेन क्या होगा, ये वाला इसके साथ कनेक्ट होगा, ये वाला तुम्हारा इसके साथ कनेक्ट होगा, लाइक दिस। हर एक बंदा इसके साथ क्या होगा तुम्हारा कनेक्ट होगा। अंडरस्टूड? उसके बाद इन तीनों के आउटपुट यहाँ पे जाएंगे एंड मुझे फाइनली मेरा टारगेट कॉलम मिलेगा। समझ में आ रहा है कैसे न्यूरल नेटवर्क बनेगा ये? ठीक है, नाउ ये तो किया हमने, एक ही लेयर हमने ऐड किया। ठीक है, मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हाँ स्पेसिफिकली 3 चीजें ऐड करनी है हमें, इनपुट, हिडन एंड मेरा आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो मैंने क्या किया, इनपुट तो दे दिए और यहाँ पे मेरा चीज आ गया। उसके बाद मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मुझे लास्ट में आउटपुट लेयर ऐड करना पड़ेगा। तो मॉडल डॉट ऐड अगेन टेंस लेयर, जहाँ पे क्या करना है मुझे, यूनिट्स कितने होंगे आउटपुट में मेरे 1। ठीक है, एंड एक्टिवेशन मेरा फंक्शन यहाँ पे भी मैं अभी के लिए सिग्मॉइड ही रखता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब सिर्फ क्या होगा, ये मैंने बना दिया कि इनपुट में इतना होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया है कि इस तरीके का मेरा न्यूरल नेटवर्क होने वाला है। ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ। टू जस्ट हैव अ समरी, कितने आउटपुट है, कितने पैरामीटर्स होंगे, ये सारी चीज करने के लिए यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए तुमको सिर्फ क्या करना पड़ता है, मॉडल डॉट समरी करके एक पैरामीटर होता है जिससे तुमको पता चलेगा कितने लेयर हैं, कितने आउटपुट हैं एंड पैरामीटर्स कितने। अब मुझे बताओ टोटल पैरामीटर कितने आएंगे इसके? कितने 46 कैसे? टोटल इनपुट 13 है और न्यूरॉन्स 3 है, तो 13 into 3 प्लस 3 बायस। यस, मतलब 13 into 3 मतलब कितने हो गए 39। 39 यहाँ पे 39 वेट, यहाँ पे कितने वेट आएंगे सेकंड इसमें 3 into 3 1 मतलब कितने वेट 3 वेट। टोटल बायस कितने होंगे 4 टोटल 4 बायस, मतलब टोटल कितना हो गया तुम्हारा 46। टोटल तुम्हारे ट्रेनेबल पैरामीटर कितने आएंगे 40। सबको क्लियर है ये चीज 46? यस सर। तो यही चीज यहाँ पे पता चलेगी, समरी में मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने आएंगे। इसको रन करते हैं, देखो आ गए। टोटल पैरामीटर कितने हैं मेरे, कितने हैं 46। ठीक है, ट्रेनेबल पैरामीटर 46। अब ये नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स क्या है, जो मैंने तुमको वो चीज, मतलब ये अभी नहीं यूज होगा, जब हम रेडीमेड वाले ये यूज करेंगे क्या न्यूरल नेटवर्क्स, उस टाइम पे क्या करना पड़ता है कि हम पहले लेट्स सपोज उसके अंदर 10 हिडन लेयर है, तो हम सारे के सारे का बैक प्रोपोगेशन करके वेट चेंज नहीं करते हैं। उसके अंदर लास्ट के 1-2 ही लेयर होते हैं, उसको हम क्या करते हैं सिर्फ चेंज करते हैं उसमें, तो उसके जो वेट्स होंगे वही हम रिट्रेन करते हैं, बाकी सारा कांस्टेंट होता है। तो उस टाइम पे जो बचे हुए पहले 4-5 लेयर वो नॉन ट्रेनेबल पे जाते हैं और एंड वाले सिर्फ ट्रेनेबल पे। ये बाद में देखेंगे हम, लेकिन अभी के लिए इज इट क्लियर कि किस तरीके से जो हमने कैलकुलेट किया था ये पैरामीटर यहाँ पे तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ ये होने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, एक बार ये चीज आ गई, हमें मॉडल को कंपाइल करना पड़ेगा। मतलब मॉडल को कंपाइल कर रहे हैं, मतलब वी आर मॉडल को बताते हैं कि हम अभी
कौन सा लॉस फंक्शन यूज करना है, ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करना है। अभी लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइजर स्पेसिफिकली पकड़ के चलो। डीप लर्निंग में तुम्हारा लॉस फंक्शन, तुमने अब तक कौन से लॉस फंक्शन पता है तुम लोगों को? लॉग लॉस फंक्शन, लॉग लॉस पता है, और बस लॉस लॉग फंक्शन। इट log it is not the loss function specifically, log loss is the function। हमने ये जो है स्पेसिफिकली ये तुम्हारे किसके रिलेटेड है? these are related to logistic regression, मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा log loss फंक्शन ही तुम्हारा डीप लर्निंग में भी यूज किया जाता है, जिसका सिर्फ नाम यहाँ पे अलग होगा, जिसको हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कहते हैं। क्या? सेम फंक्शन सेम फॉर्मूला, सिर्फ नाम अलग है, जिसका नाम क्या है तुम्हारा? लॉस फंक्शन इज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। तो यू कैन कॉल इट एज अ कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन। तो ये करता क्या है, क्या करता है लॉग लॉस फंक्शन तुम्हारा? कि जितने भी तुम्हारे मॉडल के पैरामीटर हैं वो एक्चुअल आउटपुट से कितना वेरिएशन दे रहा है, उसका लॉस मुझे यहाँ से पता चलेगा। तो MSC है, MAE है, ये रिग्रेशन के लिए है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या फिर और उसका अल्टरनेट क्या है नाम, लॉस फंक्शन, ये तुम्हारे किसके लिए है? क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लॉस फंक्शन। तो जब कंपाइल करते हैं तो दो तीन चीजें पास करते हैं। पहला होता है कि कौन सा लॉस फंक्शन यूज कर रहे हो, दूसरा होता है ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। ऑप्टिमाइजर इसके पहले हमने कभी पढ़ा है क्या? यस, हमने पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है ऑप्टिमाइजर? हमने जब M&C की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे थे उस टाइम पे हमने कौन सा एल्गोरिथम यूज किया था? ग्रेडियंट डिसेंट हमने वहां पे यूज किया था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजर। वो क्या था, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजर। उस टाइम पे मैंने तुमको ये भी बोला था कि ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिथम है, उसके मल्टीपल टाइप्स भी हैं, ठीक है। स्टोकेस्टिक है और दो टाइप से 3 टाइप है उसके कुछ। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे सेम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करेंगे, लेकिन उसका कौन सा वर्जन यूज करेंगे? उसका स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, एडम करके एक होता है, RMS प्रॉप एक होता है, एडा ग्रेड एक होता है। ये हम आगे चल के देखने वाले हैं, अभी के लिए जस्ट टेलिंग यू कि हिंट दे रहा हूँ कि ये चीज होती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हम यहाँ पे वो चीज पास करेंगे इसको कि मॉडल डॉट कंपाइल, और यहाँ पे तुम पास करोगे कौन सा लॉस फंक्शन यूज कर रहे हो। तो लॉस फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं हम? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ये हम लॉस फंक्शन यूज कर रहे हैं। विच ऑप्टिमाइजर हम कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं? लॉस को कम करने के लिए वी विल बी रिक्वायरिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमाइजर। तुम SGDB डाल सकते हो, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, या फिर ऑप्टिमाइजर। अभी के लिए आई विल बी जस्ट पुटिंग एडम। ये क्या है, ये कैसे वर्क करती है बाद में देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ समझ लो। आई जस्ट वांट टू गिव यू हाई लेवल आइडिया कि किस तरीके से तुम्हारा फ्लो कैसे है तुम्हारे MLP का, ठीक है। एंड कौन सा मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं? मैट्रिक्स तो विल बी यूजिंग एक्यूरेसी अभी के लिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? एक्यूरेसी यूज कर रहे हैं। बस हमने मॉडल को क्या किया? कंपाइल कर दिया। एक बार कंपाइल कर दिया, कंपाइल के बाद सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है? मॉडल डॉट फिट करो, ठीक है। फिट में क्या, किसको फिट करना है? एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन को डालो। इपॉक्स कितने देने? इपॉक्स का मतलब होता है जो मेरा पूरा डेटा है मैं मॉडल को कितनी बार पास करना चाहता हूँ। 2, 5, 10 इपॉक्स दिया तो मेरा मॉडल को डेटा 10 बार जाएगा। हर बार नया एरर कैलकुलेट होके उसके ऊपर क्या होगा? इपॉक्स इज ऑल्सो हाइपर पैरामीटर। हमें पता नहीं कि कितने बार मॉडल के ऊपर मैं उसका पूरा रन करूंगा जिससे मुझे अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। EPOCH इपॉक्स। इपॉक्स अभी के लिए मैं पकड़ के चलता हूँ, मैं 100 इपॉक्स या फिर 10 इपॉक्स दे के चलते हैं, कितना आता है, ठीक है। उसके बाद बैच साइज एक पैरामीटर होता है, हम वो थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। बैच साइज क्या होता है? तो हमने यहाँ पे मॉडल को क्या किया? डॉट फिट किया। आई जस्ट पुटिंग इन टू पैरामीटर, ठीक है। मैं इसको सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, हिस्ट्री नाम, ठीक है, टू यूज इट लिटिल बिट लेटर। इसको मैंने रन किया।
अब देखो, जैसे मैंने रन किया, हमने कितनी इपॉक दी है 10, मतलब इसने क्या किया, पहले इपॉक में देखो कितनी एक्यूरेसी मिली 0.5, लॉस कितना था 0.69। सेकंड जब इटरेशन हुआ, पूरा डेटा मेरे पूरे कहां से पास हुआ, पूरे न्यूरल नेटवर्क से पास हुआ सेकंड इटरेशन में मेरा, तो उस टाइम पे एक्यूरेसी मेरी थोड़ी बढ़ गई। जैसे जैसे मेरे इपॉक्स बढ़ेंगे उसी तरीके से मेरी क्या होगी, क्या बढ़ रही है स्पेसिफिकली, यहाँ पे देखो एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ रही है। अब एक्यूरेसी फाइनल कितनी मिली 10 इपॉक के लिए मेरे, सिर्फ 0.66। अभी इपॉक्स की नंबर अगर मैं 100 करता हूँ एंड इसको मैं चेक करता हूँ, ये 100 टाइम्स रन होगा। जैसे जैसे रन होगा देखो एक्यूरेसी, जितने इपॉक्स बढ़ेंगे उतनी एक्यूरेसी तुम्हारी क्या हो रही है उस हिसाब से, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ रही है। ठीक है। और एक चीज, एक यहाँ पे डाउट हो सकता है, सर व्हाट इज दिस 8 आउट ऑफ 8, 8 नंबर कहाँ से आया। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम लोगों को बोला, एक और पैरामीटर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है जिसका नाम होता है बैच साइज। क्या, जो डेटा है मेरा, टोटल डेटा कितना है मेरा ट्रेनिंग में, कितना है 242 एट अ टाइम जा रहा है क्या, नहीं, ये बैच में जा रहा है। बैच में जा रहा है मतलब एक बैच कितने की है वो पकड़ के चलो। टोटल बैच साइज बाय डिफॉल्ट होती है इसकी 32। तो यहाँ पे आई थिंक अगर चेक करते हैं बैच बैच साइज यहाँ पे भी पता चलेगा, या कहीं पे तो नीचे है तुमको, ये देखो बैच साइज डिफॉल्ट कितनी है, मतलब तुमने नन भी पास किया यहाँ पे हमने। ठीक है, हमने यहाँ पे नन भी पास किया, तो बाय डिफॉल्ट कितने है बैच साइज 32, मतलब 32 बैच जाएंगे। तो अपने पास डेटा कितना है 242 डिवाइडेड बाय 32, 7.5। 7.5 मतलब स्पेसिफिकली इसके अंदर क्या होता है तुम्हारा np डॉट उसको सेल करके फंक्शन है ना अपना, तो वो यूज होता है बैकएंड में, एंड उसके हिसाब से तुमको कितना मिलता है, कितना, कितने हो गए तुम्हारे 8 टाइम्स, मतलब एक इपॉक के लिए। पहले इसमें 8 आउट ऑफ 8 का मीनिंग समझ में आएगा तुमको। अभी पहला इपॉक चालू है जिसमें क्या हुआ, आउट ऑफ 8 मतलब 242 के इसने 8 बंच बनाए, पहला बंच पास किया, दूसरा बंच पास किया, तीसरा बंच पास किया, ऐसे 8 बंच, मतलब 242 बंच पास हो गए, और उसकी एक्यूरेसी कितनी मिली मुझे 0.71 मिली। इस हर एक इसके ऐसे 8 इपॉक करके 100 बन के तुम्हारी लास्ट में तुमको ये स्पेसिफिक क्या मिलेगी, एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक बार ये एक्यूरेसी मिल गई तो हमें अब कितने वेट्स है हमारे इसके अंदर, पूरा ट्रेन हो गया मॉडल मेरा, वेट्स कितने मेरे इसके अंदर 42 कुछ तो वेट्स थे। तो ये कहां से पता चलेगा तुमको, मॉडल डॉट लेयर्स, अगर मैं सिर्फ इसको रन करता हूं, गिविंग मी द आउटपुट, इसको मुझे करना पड़ेगा 0 डॉट गेट वेट्स करते हैं, डॉट गेट अंडरस्कोर वेट्स। ठीक है, ये अगर काउंट करोगे तो तुमको कितने मिलेंगे 42 वेट। एंड बायस 4 कितने हैं बायस अभी के लिए, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं तुमको 3 दिख रहे हैं। तो दिस इज फॉर फर्स्ट लेयर। कौन से लेयर के लिए, 0 लिया ना मैंने लेयर, मतलब ये किसके लिए था मेरे, सिर्फ ये पहले लेयर के लिए। टोटल वेट कितने निकले थे हमें यहाँ पे 39 एंड 3 बायस। तो यहाँ पे तुमको फॉर लेयर 1 मतलब फर्स्ट लेयर टू फर्स्ट हिडन लेयर, इनपुट लेयर टू फर्स्ट हिडन लेयर में मेरे ये टोटल 39 वेट्स होंगे, एंड उसके कितने बायस है मेरे 3। अगर तुमको सेकंड लेयर का चेक करना है तो तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सेकंड लेयर पे बोलो कितने वेट आएंगे, अभी कितने वेट आएंगे 3 वेट, एंड बायस 1। तो फॉर लेयर 2 आ गए 3 वेट्स एंड 1 बायस। अभी एक चीज समझ लो, जैसे लीनियर रिग्रेशन में एम एंड सी की वैल्यू रैंडमली लेके उसके ऊपर वो
कौन सा ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करके सारी चीजें आती थी, सेम तरीके से यहाँ पे भी रैंडमली वेट्स सेलेक्ट होते हैं, रैंडमली बायस सेलेक्ट होगा, उसके ऊपर एडम या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट परफॉर्म होके बेस्ट की वैल्यू निकाल के ये चीज तुमको फाइनली देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड लास्ट में यू कैन हैव दिस थिंग्स, तुम अभी एक्यूरेसी भी जो हमने लिया था तुम उसको प्लॉट भी कर सकते हो, plt डॉट प्लॉट, इसको प्लॉट करना है मुझे। हमने जो वेरिएबल लिया था हिस्ट्री, हिस्ट्री HISTORY, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री में जाओ, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री करो, किसको निकालना है मुझे, एक्यूरेसी निकालना है, ठीक है। अगर सिर्फ इसको रन करके देखते हैं तो देखो ये क्या है मेरी, हर एक इपॉक के लिए तुम्हारी, ये नीचे इपॉक्स है तुम्हारे, उसकी एक्यूरेसी किस तरीके से बढ़ रही है। एक चीज तुमको दिख रहा है कि अगर तुम क्या कर रहे हो, कितने इपॉक्स के बाद तुम्हारी एक्यूरेसी कांस्टेंट रह रही है, कितने 60 या 70 के बाद ना, तो यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ इपॉक्स टू 70 ओनली, तो तुम्हारा आउटपुट तुमको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है चीज? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे तुम्हारी सिंपल एक्यूरेसी के सेम तरीके से इवैल्यूएशन भी होगा। टाइम इज, आई नो दैट वी आर एक्सटेंडिंग लिटिल बिट मोर, बट सेम तरीके से तुम इवैल्यूएशन भी निकाल सकते हो। इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे समझ लो तुमको आउटपुट में हमने बाय डिफॉल्ट सिग्मॉइड यूज किया है, तो क्या मिले होंगे हमें सारी की सारी जगह पे, क्या मिले होंगे, प्रोबेबिलिटीज मिले हैं, ठीक है। 0 तो to 1 के बीच में। ये मैं थोड़ा तुमको कल बताता हूँ, ठीक है, इवैल्यूएशन कैसे होगा, मैट्रिक्स कैसे प्लॉट होगा। आज के दिन जाके इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो, क्या किया है, किस तरीके से चीजें आती हैं, ठीक है। ट्राई टू प्ले विथ दिस, थोड़ा इसको देखो एंड बेसिक वर्जन भी ट्राई करो, ठीक है।